नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। दिल्ली बॉर्डर पर शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे किसान आंदोलन के बीच पंजाब में मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाने की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। हरियाणा और पंजाब के अलग अलग जिलों में कुछ लोगों ने सैकड़ों मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाया। पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने टावरों पर चढ़कर तोड़फोड़ की और किसान संगठन का झंडा लगा दिया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक फतेहाबाद, जालंधर, पटियाला, फिरोजपुर और मोगा में यह हंगामा हुआ है। मोगा में कुछ लोगों ने एक मोबाइल टावर की बिजली काटकर जनरेटर को कुछ दूर ले जाकर फेंक दिया। बाद में पुलिस ने शक के आधार पर 4 लोगों को हिरासत में लिया और जनरेटर को वापस टावर तक पहुंचाया। पंजाब के मोगा में भी कुछ लोग एक मोबाइल टावर पर हमला करने के लिए पहुंच गए। जब तक पुलिस वहां पहुंच पाती तब तक प्रदर्शनकारी वहां रखा जनरेटर और कुछ दूसरी मशीनें उठाकर ले गए। जालंधर में भी हंगामा कर रहे लोग एक मोबाइल टावर पर हमला बोलने के लिए पहुंच गए, जिसके बाद टावर की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। वहीं फतेहाबाद में कई मीटर ऊंचे मोबाइल टावर पर एक शख्स चढ़ गया। टावर पर चढ़ने के बाद उसने कुछ पुर्जों को तोड़ दिया और अपने किसान संगठन का झंडा लगा दिया। फिर एक सेल्फी वीडियो बनाकर किसान एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वहीं पंजाब के फिरोजपुर में प्रदर्शनकारियों ने एक मोबाइल टावर बंद करवा दिया और टावर के कर्मचारियों को भी घुसने नहीं दिया। मोबाइल टावरों में हो रही तोड़फोड़ से आसपास रहने वाले लोगों का ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। मोबाइल टावर तोड़ने की वजह से लोगों को कॉल करने में दिक्कत हो रही है, वो एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही इंटरनेट कनेक्शन भी काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से ज्यादातर बच्चे घर पर ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ऑनलाइन कारोबार पर भी टावर में तोड़फोड़ का बुरा असर पड़ रहा है और कई इलाकों में ऑनलाइन कारोबार बंद पड़ गया। कोरोना काल में अभी भी ज्यादातर लोग घरों से ही काम कर रहे हैं, लेकिन टावर तोड़े जाने के बाद इंटरनेट और मोबाइल कनेक्शन बंद है, जिससे उनके कामकाज पर बुरा असर पड़ रहा है। किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री ने विकास के कामों को राजनीति से दूर रखने की अपील की। उन्होंने प्रदर्शनकारी और आंदोलन के दौरान होने वाले तोड़फोड़ को रोकने की अपील की और इसे जनता की संपत्ति का नुकसान बताया। हमारे अतीत के अनुभव बताते हैं कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के उस विकास को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी दल की विचारधारा का नहीं, देश के विकास का मार्ग होता है। ये 5 साल की पॉलिटिक्स का नहीं, बल्कि आने वाली अनेकों पीढ़ियों को लाभ देने वाला मिशन है। राजनीतिक दलों को अगर स्पर्धा करनी ही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी में स्पर्धा हो, स्पीड में स्पर्धा हो, स्केल को लेकर के स्पर्धा हो। मैं यहां एक और मानसिकता का भी जिक्र करना जरूरी समझता हूं, जो अक्सर हम प्रदर्शनों और आंदोलनों के दौरान देखते हैं। ये मानसिकता देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की है। हमें याद रखना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ये संपत्ति किसी नेता की, किसी दल की, किसी सरकार की नहीं है। ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति आपकी है, देश के नागरिकों की है। हमारे हर गरीब का, हर करदाता का, मध्यम वर्ग का, समाज के हर वर्ग का इसके पीछे पसीना लगा हुआ है, उसका पैसा लगा हुआ है। गरीब ने अपने पेट काट करके पैसा दिया है, तब सब बनता है। इसको लगने वाली हर चोट देश के गरीब, देश के सामान्य जन को चोट है। इसलिए अपना लोकतांत्रिक अधिकार जताते हुए हमें अपने राष्ट्रीय दायित्व को भी नहीं भूलना चाहिए। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ हैं हमारे। दिल्ली से अमित पांडे हैं, गाजीपुर बॉर्डर से दीपक बिष्ट हैं और अमृतसर से राजीव शर्मा है। जल्दी से पहले राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, वहां पर अमृतसर में जहां आप मौजूद हैं, कुछ ऐसी घटनाएं क्या सामने आई थी
और किस तरीके की कार्रवाई अब सरकार या पुलिस प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं? जी देखिए, जहाँ तक बात अमृतसर की है, यहाँ पर पंजाब के मैं हर एक ज़िले की बात करूँ तो सोशल मीडिया पर लगातार पिछले कुछ दिनों से ऐसी वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें कुछ लोग जाते हैं और एक ट्रांसफार्मर पर जहाँ से जो पावर जो है वो किसी ऐसे टावर को जाती है जिसको वो उनकी तरफ से काट दिया जाता है। तो अमृतसर में भी कई ऐसी वीडियो सामने आई थी, लेकिन जब हमने पता किया तो ये पता चला कि कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर एक अपनी वीडियो वायरल करने के लिए पहुंचते हैं। उसके बाद उनके साथ कुछ लोग जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं या कुछ जो वेब चैनल हैं लोकल, तो वो लोग ऐसी कार्रवाई करते हैं। उसके बाद उस वीडियो को वायरल करने के बाद टावर को कोई किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, लेकिन उसका असर जरूर हमें देखने को मिला कि ऐसी वीडियोस को देखने के बाद कुछ लोगों ने सही मायने में भी टावरों को बंद किया और कुछ वीडियो ऐसी भी सामने आई जिसमें लोग टावर के ऊपर चढ़ गए, टावर के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचाया गया और उसके बाद सरकार को लगा कि ये एक गलत कार्रवाई है। किसान संगठनों के जो नेता हैं उनके साथ हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमने ऐसी किसी कार्रवाई को अंजाम ना तो दिया है और ना ही हमने कोई ऐसा आदेश जारी किया है कि ऐसे जो मोबाइल टावर हैं उनको तोड़ा जाए या फिर उनकी जो सप्लाई है उसको बंद किया जाए। तो ऐसी कार्रवाई जो है अब पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि जब भी उनके पास कोई शिकायत पहुंचती है या कोई ऐसी वीडियो आएगी तो कार्रवाई जो है वो की जाएगी। राजीव रहिए साथ। देखिए, इस बीच केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मोबाइल टावरों से तोड़फोड़ के पीछे साजिश की आशंका जताई। नकवी ने कहा कि किसानों की आड़ में कुछ आपराधिक तत्व तोड़फोड़ करने में जुटे हैं। सर, ऐसी भी खबरें आ रही कि किसान वायलेंस में इंडल्ज हो रहे हैं, हिंसा में इंडल्ज हो रहे हैं, टावर तोड़ने की घटना। देखिए, मेरे किसान भाई कभी भी वायलेंस नहीं कर सकते। कुछ इस तरह की ताकतें जरूर हो सकती हैं, जैसा मैंने कहा कि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के किसानों के कंधों पे बंदूक चलाना चाहते हैं और इसके लिए किसानों को होशियार रहना चाहिए। पंजाब में मोबाइल टावरों से तोड़फोड़ पर बीजेपी ने नाराजगी जताई। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने पंजाब सरकार से दोषियों पर कार्रवाई करने की अपील की। में कानून का राज है या नहीं है? कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को ध्यान रखना चाहिए कि अपने राज्य में कानून का राज स्थापित करे। ये क्या हो रहा है? वहाँ मोबाइल टावर तोड़े जा रहे हैं, कानून को हाथ में लिया जा रहा है। यहाँ किसान भाई कह रहे हैं कि हम बड़े शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को चला रहे हैं और दूसरी तरफ जो किसान वहाँ से यहाँ आने वाले हैं वो वहाँ टावर तोड़ रहे हैं। तो शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको हक है और उसी हक का इस्तेमाल करना चाहिए। कांग्रेस ने भी प्रदर्शन कर रहे लोगों से तोड़फोड़ ना करने की अपील की। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने शांतिपूर्ण आंदोलन करने की नसीहत दी। टावर्स के जो जनरेटिंग सेट हैं उनको उखाड़ रहे हैं, उनको उखाड़ के ले जा रहे हैं, तो ये इनकी गुस्से की सीमा है। लेकिन अब तक इसकी बड़ी प्रशंसा हो रही है किसानों की कि कितने शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन हो रहा है, शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हुए हैं, कोई वायलेंस नहीं है, कोई किसी तरह का नहीं है, तो उसको कायम रखना चाहिए। राजीव, जैसा आप बता रहे थे कि कुछ ऐसे सोशल साइट्स पे ये पोस्ट डाली गई, किसने डाला, किस मंशा के साथ डाला, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है और क्या अभी तक कोई गिरफ्तारी या किसी को हिरासत में लिया गया है? जी देखिए, कल देर शाम जो है पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें उन्होंने ये बताया कि पंजाब के कौन कौन से जिलों में जो है वो टावरों को नुकसान पहुंचाया गया या कहीं पर टावर जो है बंद किए गए। तो ये अब पुलिस का जो तंत्र है, खुफिया तंत्र, वो कितना मजबूत है, क्योंकि उनके पास ये जानकारी जो है रहती है कि कौन कहां से क्या कार्रवाई कर रहा है। और जो साइबर सेल है पुलिस का, वो ये पता लगाएगा कि आखिरकार ये वीडियोस कहां से वायरल हुई, क्योंकि उसी एक वीडियो को वायरल करके किसी साइट पर या किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर ये बताया जा रहा है कि वो अमृतसर की है, कहीं भी ये बताया जा रहा है कि वो तरन की है। तो ये एक दुविधा जरूर बनी हुई है, लेकिन इसका गलत संदेश जो है वो लोगों में जा रहा है। तो लोगों को भी
चाहिए कि ऐसी अगर वीडियो उनके पास आए तो उसको फॉरवर्ड करने से पहले 100 बार सोचे, क्योंकि उसका नुकसान कहीं ना कहीं आम जनता को हो रहा है। क्योंकि सोशल अगर ये ऐसे टावरों को बंद किया जाता है तो सारा जो चाहे वो नेट बैंकिंग है, इंटरनेट की मदद से चलने वाले जितने भी काम काज हैं वो उनको सीधा उसका नुकसान पहुंचता है। और बच्चों की पढ़ाई का जिक्र जो है वो मुख्यमंत्री ने भी किया कि ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों की हो रही है, तो अगर ऐसे टावर बंद किए जाएंगे तो उनका भी एक बड़ा नुकसान होगा। लेकिन अब जो कार्रवाई की बात कही जा रही है तो पुलिस किस तरीके की कार्रवाई आने वाले दिनों में या अब मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद करती है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। लेकिन उम्मीद जरूर जताई जा रही है कि अब अगर ऐसी कोई कार्रवाई करेगा तो पुलिस उसके साथ सख्ती से निपटेगी। ठीक है राजीव, रहिए आप साथ। पंजाब में मोबाइल टावरों की तोड़फोड़ की घटनाएं बढ़ने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कैप्टन ने टावर तोड़ने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी सार्वजनिक या निजी संपत्ति का नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमरिंदर ने हंगामा करने वाले लोगों को नसीहत भी दी कि मोबाइल टावरों में तोड़फोड़ से राज्य में संचार सेवाएं खत्म हो सकती हैं। छात्रों और नौकरियों से जुड़े लोगों को भारी नुकसान हो सकता है। राजीव, जिस तरीके से सरकार तो ये सख्त रुख अपनाती दिख रही है कि अगर कोई भी ऐसा करता है तो उस पर कदम उठाया जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि कल ये घटना घट जाती है, अभी तक क्या कोई कार्रवाई किसी भी मामले में हुई है क्या? जी देखिए, कुछ देर पहले मोगा से जो हमारे वहाँ पे सहयोगी है वहाँ से जानकारी मिली थी कि पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में उनको छोड़ दिया गया। तो यहाँ पर एक सबसे अहम बात जो बताने वाली ये है कि अगर किसान आंदोलन की एक बात अगर कोई नेता दिल्ली में बोलता है तो सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे उनकी बात हर किसी के पास पहुंचती। तो ये किसानों को भी समझना चाहिए कि अगर वो किसी के बहकावे में आकर ऐसे टावरों को बंद करेंगे तो उनके आंदोलन को भी कहीं ना कहीं एक धक्का जरूर लगने वाला है। क्योंकि सोशल मीडिया आजकल हर किसी के पास है, हर किसी के पास स्मार्टफोन है, तो वहीं से ही लोग उसको बड़ी जल्दी देखते भी हैं। लेकिन यहाँ पर यह समझने की जरूरत है कि अगर शांतमयी ढंग से ये आंदोलन अब तक चल रहा है, किसान नेता पहले दिन से ये बात कहते आ रहे हैं कि हम किसी तरह की कोई हिंसक घटना जो है वो नहीं होने देंगे, तो अगर ऐसे लोग किसी शरारती तत्व के पीछे लग के कोई कार्रवाई करते हैं तो उनको अब पुलिस की सख्ती का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि ये वही पुलिस है, वही पंजाब सरकार है जिसने पहले ये कहा था कि अगर किसान अपना आंदोलन करने के लिए सड़कों पर आते हैं तो किसी के खिलाफ कोई केस नहीं दर्ज होगा। लेकिन अब अगर ऐसी कार्रवाई कोई की जाती है तो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये सीधे तौर पर आम लोगों को नुकसान पहुंचाने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। राजीव रहिए साथ। देखिए, इस बीच बड़ी खबर आ रही है पंजाब से, जहां मोबाइल टावर में से हुई तोड़फोड़ पर बीजेपी और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह में बीच अब तनातनी बढ़ती दिख रही है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने पंजाब में हुई तोड़फोड़ के पीछे कांग्रेस और वामपंथी दलों के लोगों का हाथ होने का आरोप लगाया, तो पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बीजेपी को नसीहत दी कि वो किसानों के आंदोलन को नक्सलियों से जोड़ने की गलती ना करें। तो बीजेपी का निशाना सीधे तौर पर अमरिंदर पर, और इन्होंने बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि दरअसल इसके पीछे वामपंथी दलों का हाथ है, जिसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बीजेपी को नसीहत दी कि किसानों के आंदोलन को नक्सलियों से जोड़ने की गलती ना करें। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने आरोप लगाया कि पंजाब में हो रही तोड़फोड़ के पीछे कुछ वाम दलों और कांग्रेस के लोगों का हाथ है। उन्होंने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर आरोप लगाया कि पंजाब में किसानों की आड़ में हो रहे हंगामे से लोग डरे हुए हैं। क्या हाथ मिले हैं आपके अर्बन नक्सल के साथ? क्या आप पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं? लॉ एंड ऑर्डर किसकी ड्यूटी है? आप असफल हैं लॉ एंड ऑर्डर पर। धरने होने चाहिए, प्रदर्शन होने चाहिए। किसान अपनी मांग को लेकर निकला है, बातचीत हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हमने कभी किसानों को अर्बन नक्सल नहीं कहा। जो लोग ट्रैक्टर जला रहे थे, जो लोग मोबाइल टावर तोड़ रहे हैं, जो रेल की पटरियां तोड़ना चाहते हैं, जो सड़कों पर जो टोल प्लाजा है उन पर हमले कर रहे हैं, क्या छत्तीसगढ़ और झारखंड बनाना है पंजाब को? किसानों की मांग, उस पर चर्चा, ये क्रम जारी है, लेकिन उसकी आड़ में माहौल खराब करने की कोशिश, और जिसकी खुद किसान संगठनों ने निंदा की। इसलिए कैप्टन साहब, आप उनको किसान मत कहिए। वो कांग्रेस के और
कुछ वामपंथी दलों के गुंडे हैं जो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी नेता चरणचूक के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट किया, बीजेपी के एक बड़े नेता का किसानों को अर्बन नक्सल कहना मूर्खतापूर्ण है। क्या वो समझते हैं कि कृषि सुधारों पर केवल दिल्ली में ही असंतोष है? दिल्ली में इस मुद्दे से गलत तरीके से निपटने के असर के लिए पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार को दोष ना दें। हमारी पुलिस सराहनीय काम कर रही है। हम हमेशा शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ हैं। राजीव हमारे साथ मौजूद है लगातार। राजीव, देखिए अब इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी सीधे तौर पर कैप्टन अमरिंदर पर निशाना साध रही है, तो अब कैप्टन अमरिंदर भी चुप नहीं है, पलटवार कर रहे हैं वो। जी हाँ, बिल्कुल। सियासत जो है, हालांकि जो किसान संगठन हैं, उनके जो नेता हैं, वो पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि हम इस आंदोलन में जो सियासत है वो नहीं होने देंगे। लेकिन इसमें एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि पंजाब का जो कोई भी गांव में रहने वाला, चाहे वो मजदूर है या किसान है या उसका परिवार है, तो खेती बाड़ी से वो जुड़ा हुआ। तो अब अगर किसान आंदोलन की मैं बात करूं तो वहाँ जो लोग पहुंच रहे हैं वो किसी न किसी सियासी पार्टी के साथ जरूर जुड़े हुए, लेकिन उनका यही कहना कि हम सियासत नहीं करना चाहते। लेकिन सियासी जो नेता हैं वो किसानों को लेकर जो ऐसी बयानबाजी उनकी तरफ से आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई गलत काम कर रहा है, कोई किसान आंदोलन को अगर बदनाम करने की बात कर रहा है, तो कार्रवाई अभी तक कोई भी जमीनी स्तर पर जो है नजर नहीं आई। सिर्फ और जो बयान और सियासत तक ही ये सीमित रहा है। तो अगर जिस तरीके से केंद्र सरकार के मंत्री भी यही बात कर रहे हैं कि किसान जो है वो कभी भी ऐसी कार्रवाई ना तो ठीक है राजीव, रोक रही हूं मैं आपको। देखिए, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है किसानों से कल होने वाली बातचीत से जुड़ी हुई। सरकार ने किसानों को 30 दिसंबर को बातचीत के लिए न्योता भेजा। कल दोपहर 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संगठनों से बातचीत होगी, जिसमें कृषि सुधारों पर चर्चा होगी। और बड़ी खबर तो ये कि सुधारों का विरोध कर जो विपक्षी नेता हैं वो भी अब अपनी आगे की रणनीति बनाने में जुटे हैं। सरकार और बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि विरोधी दल किसानों को भड़काने की साजिश रच रहे हैं। इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें किसानों से आगे की रणनीति क्या रहेगी इस पर चर्चा हुई। लेकिन इस बीच विपक्ष की तरफ से खासतौर पर सीताराम येचुरी और शरद पवार ने इस बात को स्पष्ट किया है कि अगर कल होने वाली जो बैठक है, अगर वो बेनतीजा निकलती है, तो विपक्ष अपनी आगे की रणनीति तय करेगा कि आखिरकार उन्हें इस मुद्दे को कैसे आगे पहुंचाना है। इस बीच ये भी जानकारी मिल रही थी कि कुछ किसान नेता शरद पवार के आवास पहुंचे थे, उनसे उनकी मुलाकात भी हुई है। अब उनसे बातचीत क्या हुई है ये भी देखना होगा। लेकिन नजर इस बात पर भी कि कल जो महत्वपूर्ण बैठक केंद्र सरकार और किसानों के बीच होनी है, उससे क्या नतीजा निकलता है। किसानों के साथ सरकार की होने वाली बैठक पर विपक्षी दलों की भी नजर है। सीताराम येचुरी ने इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक दलों का हाथ होने की बात से इनकार किया और समाधान नहीं निकलने पर विपक्षी दलों की बैठक कर आगे की रणनीति बनाने का दावा किया। अगर रास्ता नहीं निकलता, पहले भी कई दौर की बातचीत होती है, तो विपक्ष आगे क्या करेगा? आप लोग की क्या बातचीत हुई है? अब अगर नहीं निकलता रास्ता तो उसके आधार पर मिलेंगे, फिर उसके आधार पर सलाह मशवरा करेंगे। बाकी विपक्षी पार्टियों के साथ भी बातचीत होगी, मिलकर आगे बढ़ेंगे। मतलब फिर आप लोग सीधे दखल देंगे इस पूरे आंदोलन में? इसके वो तय होगा तब ही ना, जब नतीजा क्या है निकले, तो वो नतीजे के बारे में इंतजार करें। एनसीपी नेता शरद पवार ने भी किसानों के मुद्दे पर बैठक की और कल होने वाली बैठक में समाधान नहीं निकलने पर आगे की रणनीति बनाने का दावा किया। 30 तारीख को कुछ रास्ता निकलेगा तो हमें खुशी है, नहीं निकलेगा तो हमें सोचना होगा, मिलकर कलेक्टिव क्या कर सकते हैं इस बारे में हमें विचार करना। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। दिल्ली से अमित पांडे हमारे साथ हैं, गाजीपुर बॉर्डर से दीपक बिष्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। जल्दी से पहले अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, देखिए किस तरीके से विपक्षी जो दल है वो अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन किसान नेताओं का उनसे आकर मिलना ये क्या संदेश दे रहा है और किस तरीके की रणनीति विपक्ष की हो सकती है?
देखिए, जहां तक किसान नेताओं का विपक्ष के नेताओं से मिलने का सवाल है तो उनका यही कहना है कि किसान नेताओं का कि हम अपने मुद्दे लेकर हम अपनी बात बताने यहां पर गए थे, लेकिन कभी भी हमने ऐसी बात नहीं की कि हम उनके साथ कोई मंच साझा करेंगे। अब विपक्ष के जहां तक रणनीति की बात है तो विपक्ष बराबर हमलावर रहा है। हर राजनीतिक पार्टी, विरोधी विपक्षी राजनीतिक पार्टी अलग अलग प्रदेश में किसान बिल के खिलाफ बोलती रही हैं, और अब वो जब देख रही हैं कि 4 से 5 बार वार्ता जब फेल हो चुकी है और 30 दिसंबर को एक बार फिर सरकार और किसान के नुमाइंदे आमने सामने बैठेंगे, तो अब ये विरोध करने का, एकजुट होने का, एक साथ सरकार के ऊपर दबाव बनाने का ये बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा मुद्दा है। इसीलिए अलग अलग दल के लोग, चाहे शरद पवार हो, चाहे येचुरी हो, चाहे आम आदमी पार्टी के लोग हों, या फिर कांग्रेस की ओर से जो आवाज आ रही है, ये सब मिलकर एक बार फिर एक सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं। विपक्ष मानती है कि बेहद मजबूत ये मुद्दा है और इनको अपनी पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए, और इसीलिए ये पूरी की पूरी जो बातचीत का, मीटिंग्स का दौर लगातार यहाँ पर जारी है और हम उनकी ओर से ये बयान सरकार के खिलाफ देख रहे हैं। ठीक है, रहिए आप साथ। देखिए, किसान आंदोलन के बीच राहुल गांधी के विदेश दौरे पर एक बार फिर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी के नेता संबित पात्रा राहुल गांधी पर किसानों को भ्रमित कर छुट्टी पर जाने का आरोप लगाते दिखे। ये आप तो डेमोक्रेटिक राइट बना के छुट्टी मनाने चले गए, और यहां पर माताश्री आज ही सोनिया जी बोल रही है डेमोक्रेसी खत्म हो गया, देश में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। अरे सोनिया जी, अगर देश में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, आपका बेटा छुट्टी मनाने कैसे गया? कौन उसको अलाउ किया? कैसे जहाज में बैठ के चला गया? देखिए, आप सब छुट्टी मनाते हैं, किंतु देश की जनता को जो कांग्रेस वाले बरगला रहे हैं, कहीं ना कहीं देश की जनता ये सब देख रही है। और आने वाले अभी जो राज्यों में चुनाव है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो आसाम हो, चाहे तमिलनाडु हो, और जहां से राहुल गांधी जी यहां संसद में आए हैं सांसद बन के, चाहे वो केरल हो, आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी इन सभी राज्यों में छुट्टी पे जाने वाली है। किसान संगठनों और सरकार के बीच कल होने वाली बातचीत से पहले आज कुछ किसानों ने शरद पवार से मुलाकात की और आगे की रणनीति पर विचार किया। सरकार के साथ में जो वार्ता चल रही है तो उसमें अब तक वार्ता जो है उसमें कुछ सफल नहीं हुई है, तो उस अनुसार कल फिर से एक बार वार्ता होगी। जब तक कानून रद्द नहीं होते तब तक ये हमारी लड़ाई जारी है। उस अनुसार राष्ट्रीय हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चा का एक एजेंडा था कि बीजेपी छोड़ के जितने भी सारी पार्टीज है तो उनका भी समर्थन ये आंदोलन को बड़े पैमाने पर मिले। आंदोलन पर बैठे किसानों में से महाराष्ट्र के कुछ किसानों ने एनसीपी नेता शरद पवार से मुलाकात में कहा कि किसानों के धरने में विपक्ष को जगह नहीं मिलेगी, लेकिन सदन में विपक्ष को ये मुद्दा उठाना चाहिए। शरद पवार साहब के यहाँ गए तो उन्होंने पहले ये डिसाइड नहीं हुआ था, उनका कहना ये था कि आप लोगों ने तो राजकीय लोगों को आने की और पार्टिंबा देने की तो आप मांग नहीं की और आपने दूर रखने की बात की थी, तो हमने ये स्पष्ट कर दिया कि हम खाली हमारे स्टेज पे या किसी बैनर लगाने को हम बैन कर दिया, मगर जो भी कोई बात है, अगर ये जन आंदोलन है तो इसमें अपोजिशन ने किसानों के साथ खड़ा रहना चाहिए था। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी पर किसानों को भड़काने की साजिश का आरोप लगाया है। शरद पवार जी से येचुरी अभी मिले और उन्होंने कहा कि 30 तारीख को अगर हल नहीं निकला बातचीत में तो विपक्षी दल आपस में बैठकर आगे की रणनीति तय करेंगे। भाई, सीताराम येचुरी जी तो भड़काने वालों में सबसे आगे। ये कम्युनिस्ट पार्टी का जो लाल झंडा है वही तो किसानों को रोक रहा है। लाल झंडा तो निशान चीज़ है, हर चीज़ को रोकने वाला। और अभी से बातचीत हो रही है और अभी से कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माहौल बना रहे हैं कि अगर बातचीत सफल नहीं हुई, सबको कहना चाहिए बातचीत ज़रूर सफल होगी और 2020 में ये मसला हल होगा। लेकिन सीताराम येचुरी किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चाहती कि किसानों का मामला हल हो। जो लोग राजनीतिक ज़मीन खो चुके हैं, जो चुनाव में पराजित हो चुके हैं, वो किसान के कंधे पर बैठकर अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाना चाहते हैं। ये किसान भोले भाले हैं, मासूम हैं, इनके साथ कोई अन्याय भारतीय जनता पार्टी होने नहीं देगी। एमएसपी भी जारी रहेगी, मंडी भी चलती रहेगी। अगर किसानों की पैदावार को ज़्यादा कीमत पर बाज़ार में कोई ख़रीद रहा है तो इसको कोई कैसे रोक सकता है? आप कोई चीज़ बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर कोई ज़्यादा दाम में ख़रीदता है तो कहीं रोक है? लेकिन किसानों के आज अनाज पर पाबंदी लगा दी जाए
कि तुम्हें इतने में बेचना है, अगर इतने में इससे ज़्यादा में नहीं बेच सकते, यही तो विपक्षी दल के लोग कह रहे हैं। दीपक बिष्ट हमारे साथ हमारे सहयोगी गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त मौजूद हैं। दीपक, देखिए किसानों की रणनीति के बारे में इस वक्त सब कोई सोच रहा है, क्योंकि कल एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है केंद्र सरकार और किसानों के बीच में। 4 बजे ये जानकारी मिल रही है कि किसानों के नेता जो हैं वो आपस में बैठकर रणनीति बनाएंगे। क्या कोई बीच का रास्ता भी बनता हुआ नजर आ रहा है, और क्या किसान के बीच से ही कोई संगठन उठकर विपक्षी नेताओं से भी मिल रहा है? क्योंकि कुछ लोग तो मिलने पहुंचे थे, वो किस संगठन से ताल्लुक रखते हैं, इस बारे में भी कोई जानकारी मिल रही है क्या? देखिए अर्पिता, अभी तक किसान संगठनों से कौन सा संगठन वहां पर मिलने गया इस बात की जानकारी अब तक पुख्ता नहीं हो पाई है, लेकिन किसान संगठन जो भी है सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन यहां पर अभी तक वो साफ नहीं हो पाया कि कौन सा संगठन वहां पर समर्थन के मकसद से गया था। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसान संगठनों की कल की बातचीत को लेकर रणनीति की कहें तो किसानों के जो नेता हैं वो लगातार वही रणनीति की बात कर रहे हैं कि उन्होंने जो इससे पहले की बातचीत में जो भी अपने बिंदुओं पर सरकार को जो भी बातचीत हुई थी सरकार से, उसी पर अभी भी वो कायम है। उनका कहना है कि जिस तरह से लगातार तीनों कानून जो है उसको वापस लेने की बात की गई है, वही जो एमएसपी पर कानून बनाने की बात कर रहे हैं। साथ ही जो एनजीटी पर बातचीत को लेकर, एनजीटी कानून जो बना है उस पर बातचीत के लिए उनका ये कहना है कि उस पर भी बातचीत हो, क्योंकि 10 साल से पुराने ट्रैक्टर को चलाने पर पाबंदी लगाई गई थी और साथ ही जो पराली को लेकर इस तरह के नियम बनाए गए थे। तो इनका सारा साफ मकसद जो है किसानों का वही है कि उसी बात को लेकर अभी फिर एक बार मीटिंग में बैठेंगे, क्योंकि अब तक की जो बातचीत हुई है वो बेनतीजा हुई है। लेकिन कल की बातचीत को लेकर आशावान होना चाहिए किसानों को, क्योंकि बातचीत के जरिए ही रास्ता खोला जा सकता है। रास्ते में जो भी अब तक की लगातार जो बॉर्डर अभी तक उन्होंने बंद किए हुए हैं उनको बातचीत के रास्ते ही हल करके खोला जा सकता है, और इस पर शायद आज कोई रणनीति बनेगी किसानों की, क्योंकि ये अभी तक साफ नहीं हो पाया कि कितने बजे इनकी मीटिंग होनी है, तो उसका ही इंतजार है। जी ठीक है, दीपक रहिए साथ। इसी बीच कृषि सुधार कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन के साथ ही देश भर के कई किसान संगठन इन नए कृषि सुधार कानूनों का समर्थन भी करते नजर आए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों से मुलाकात की और जो समर्थन वाले पत्र चिट्ठियां थीं वो उन्होंने स्वीकार की और ट्विटर पर इसे साझा भी किया। सरकार को समर्थन देने वाले इन संगठनों में उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन, गाजियाबाद के भारतीय कृषक समाज, दिल्ली के इंडियन किसान यूनियन, दिल्ली के भारतीय किसान संगठन, हरियाणा के प्रगतिशील किसान क्लब, जम्मू कश्मीर के किसान काउंसिल भी शामिल हैं। इन संगठनों ने कृषि सुधार को किसानों के लिए बेहतर बताते हुए केंद्र की तारीफ की। इन किसान संगठनों ने केंद्र से अपील की कि किसी भी सूरत में कृषि सुधार कानून को वापस न लिया जाए। तो कल किसानों और सरकार के बीच होने वाली बातचीत को लेकर सरकार को समाधान की उम्मीद है। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस किसानों को भड़काने का काम कर रही है। मेरे साथ केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी हैं। सर, देखा जाए तो लगातार डेट बढ़ रहा है। आज वार्ता होनी थी लेकिन अब जो है कल वार्ता होगी। आखिर क्यों डेट बढ़ रहा है? ऐसा है कि उनका पत्र आया, उसके बाद में उनके जो इश्यू थे उनके ऊपर चर्चा हुई और उसके बाद में कल का जो डेट है वो तय किया है और हम पूर्ण आशावान हैं कि कल एक अच्छा निर्णय होगा और किसान संगठन आकर जब वार्ता करेंगे। और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने वार्ता के लिए हामी भरी है और मुझे आशा है कि कल निश्चित रूप से किसानों के साथ में जब वार्ता होगी तो उसके अंदर एक अच्छा परिणाम आएगा। सर, देखा जाए तो देश में दो पैरेलल जो है गुट खड़े हो गए हैं। एक गुट सपोर्ट कर रहा है, एक गुट विरोध कर रहा है। तो आपको नहीं लग रहा टकराव की स्थिति हो जाएगी? ऐसा है कि ये जो बिल है वो किसानों के हित के बिल हैं और देश के अंदर किसान को आज़ादी देने वाले बिल है और जो किसानों की लंबे समय से मांग थी और इसीलिए इन बिलों को सदन के अंदर पास किया गया है। और जो किसान इस संगठन इस बिलों का विरोध कर रहे हैं या जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं तो उनके साथ में हमारी वार्ता है और हमें आशा है कि कल हम उनको मनाने में सफल होंगे। सर, जिस तरह से राजस्थान में कल तिरंगा यात्रा निकला है और खास करके किसानों को सपोर्ट की है कांग्रेस ने, जो आंदोलन किसान कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? ऐसा है, कांग्रेस का तो काम यही है कि आग में घी झोंकने का काम है और वो आज से नहीं कर रहे हैं, वो तो लंबे समय से उनका यही काम है और वो करेंगे और उनमें उनको सफलता नहीं मिलेगी। अमित, जहां एक तरफ देखिए सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि उम्मीद है उन्हें कि बातचीत का रास्ता निकल आएगा, वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से बार बार ये भी कहा जा रहा है कि कुछ पार्टियां हैं जो भ्रम की स्थिति फैला रही हैं।
राहुल गांधी कहते हैं आप आंदोलन पर बैठे रहिए और उसके बाद वो विदेश चले जाते हैं। कुछ किसान नेता यहाँ पर शरद पवार से मिलने भी पहुंचते हैं। तो क्या ये दिख रहा है कि भ्रम फैलाने की स्थिति विपक्ष की है? देखिए, ये लगातार सरकार की ओर से आरोप लगाया जा रहा है और इसी वजह से चाहे हिंसा की घटना हो या फिर किसान संगठन के लोग जब विपक्षी नेता के खेमे से यहाँ पर मिलते हैं तो ये सरकार की ओर से कहा जा रहा है। ये ऐसा आरोप इनका लग रहा है। लेकिन अगर सरकार की हम बात करें तो हमेशा से सरकार ने ये साफ किया कि हम वार्ता करने के लिए तैयार है और इसीलिए तमाम दौर पर 5 या 6 दौर की जो ये बातचीत हुई है, हर बार आप देखेंगे कि सरकार बातचीत के बाद तुरंत कहती है कि हम खुले मन से हैं यहाँ पर और आने वाले दिनों में भी हम सजेशन इसमें स्वीकार करेंगे, हम सुधार के लिए कहेंगे। पीएम मोदी ने भी अपने स्पीच में ये बात कही थी। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में जब कल जब वार्ता होगी और आगे जब सरकार पक्ष रखेगी तो जरूर जो किसानों की ये दिक्कतें हैं ये सुनी जाएंगी। और जहां तक ये भ्रम फैलाने का जो आरोप है या ये जो बात कही जा रही है, अब इस पर विपक्ष को एक नए सिरे से जवाब देना होगा। ठीक है, रहिए साथ। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान आंदोलन के बहाने मुख्यमंत्री खट्टर पर निशाना साधा। अविश्वास प्रस्ताव जब रखेंगे जो कई दफा कई डबल टॉक कर रहे हैं, इधर समर्थन कर रहे हैं, उधर किसानों का समर्थन कर रहे हैं और उधर सरकार का हरियाणा में समर्थन कर रहे हैं। इन आदमी का भी चेहरा बेनकाब हो जाएगा। कौन किसान के साथ खड़ा है, कौन कुर्की के साथ चिपका है, ये जो अविश्वास प्रस्ताव से साबित हो जाएगा। हालांकि बीजेपी नेता जगदंबिका पाल ने इस आंदोलन के पीछे विपक्षी दलों के होने का आरोप लगाया और किसानों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। जहां तक किसानों के आंदोलन का लेकर के अपोजिशन की बैठक है, इस आंदोलन के पीछे शुरू से कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं। ये आंदोलन किसानों का नहीं है। किसानों से तो वार्ता करने के लिए भारत सरकार लगातार तैयार है। 6 चक्र में वार्ता हो चुकी और अब उम्मीद करता हूं कि जो 7वें राउंड की वार्ता है और जिस तरह से किसान संगठनों ने प्रस्ताव दिया है, सरकार उस पर विचार करके उनसे वार्ता कर रही। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालगाड़ियों के लिए एक नए कॉरिडोर का उद्घाटन किया। 351 किलोमीटर लंबा ये रेल कॉरिडोर न्यू खुर्जा से न्यू भागपुर को जोड़ेगा। इस रेल कॉरिडोर को बनाने में करीब 5,700 करोड़ से ज्यादा की लागत आई और इस पर मालगाड़ियां पहले के मुकाबले लगभग 3 गुनी रफ्तार से दौड़ सकेंगी। इस कॉरिडोर के बनने से कानपुर दिल्ली लाइन पर मालगाड़ियों का ट्रैफिक कम हो सकेगा और यात्री ट्रेनों का आना जाना आसान हो जाएगा। इस कॉरिडोर पर 19 बड़े पुल जबकि 414 छोटे पुल समेत 7 फ्लाईओवर भी बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने मालगाड़ियों के लिए नए कॉरिडोर के उद्घाटन से किसानों को भी फायदा होने का दावा किया और उम्मीद जताई कि इस कॉरिडोर के जरिए किसान रेल और तेजी से दौड़ सकेंगे। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का लाभ किसान रेल को भी होने वाला है। कल ही देश में 100वीं किसान रेल की शुरुआत की गई है। किसान रेल से वैसे भी खेती से जुड़ी उपज को देश भर के बड़े बड़े बाजारों में सुरक्षित और कम कीमत पर पहुंचाना संभव हुआ है। अब नए फ्रेट कॉरिडोर में किसान रेल और भी तेजी से अपने गंतव्य पर पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश में भी किसान रेल से अनेक स्टेशन जुड़ चुके हैं और इनमें लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशनों के पास भंडारण और कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी की बढ़ाई जा रही है। यूपी के 45 माल गोदामों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त किया गया है। इसके अलावा राज्य में 8 नए गुड्स शेड भी बनाए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में वाराणसी और गाजीपुर में 2 बड़े पेरिशेबल कार्गो सेंटर पहले ही किसानों को सेवा दे रहे हैं। इनमें बहुत ही कम दरों पर किसान फल, सब्जियां जैसी जल्दी खराब होने वाली अपनी उपज स्टोर कर सकते हैं। साथियों, जब इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर से देश को इतना फायदा हो रहा है तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर इसमें
इतनी देरी क्यों हुई? ये प्रोजेक्ट 2014 से पहले जो सरकार थी उसकी कार्य संस्कृति का जीता जागता प्रमाण है। साल 2006 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी। उसके बाद ये सिर्फ कागजों और फाइलों में ही बनता रहा। केंद्र को राज्यों के साथ जिस गंभीरता से बातचीत करनी चाहिए थी, जिस अर्जेंसी से संवाद होना चाहिए था, वो किया ही नहीं गया। नतीजा ये हुआ कि काम अटक गया, लटक गया, भटक गया।